हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रवि कांतपाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आऊँ। क्लास 10th के मैथमेटिक्स का टॉपिक है धन, ब्याज, लाभ, हानि और कीमत से संबंधित प्रश्न। प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड कॉस्ट। तो आइए हम लोग जानते हैं कि धन, ब्याज, लाभ, हानि और कीमत संबंधी जो प्रश्न होते हैं उनको किस तरह से हल किया जाता है। अब इससे संबंधित प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले धन के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। तो धन क्या होता है कि जब किसी संस्था, सरकारी या गैर सरकारी, जैसे बैंक इत्यादि में जो जमा राशि होता है, जो अमाउंट जमा किया, उसी अमाउंट को बोला जाता है धन कहा जाता है या प्रिंसिपल बोला जाता है। और फिर दूसरा आता है ब्याज के बारे में। इंटरेस्ट किसे कहते हैं कि जब उस धन को किसी निश्चित अवधि के अंतर्गत वहां जमा कर दिया जाता है तो एक नियत दर पर, एट कांस्टेंट रेट पर उसके वैल्यू में चेंजिंग होता है, उसके मान में, अमाउंट में बढ़ता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। तो जितना मान उसका बढ़ जाता है धन का, यानी मूल धन से जितना मान उसका अधिक हो जाता है, उसी को इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी राशि है जो जमा कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मूल धन बोलते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, उसको पी से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए किसी भी एक समय के लिए उसमें जमा किया जाता है और उसकी एक निश्चित दर है, तो जो ब्याज होता है उसको साधारण ब्याज कहते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूल धन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो इस फार्मूले से एक निश्चित अवधि में एक निश्चित दर पर किसी भी राशि का ब्याज ज्ञात किया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरा तथ्य इसमें जानेंगे कि लाभ, हानि। लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं, हानि को इंग्लिश में लॉस बोलते हैं। तो जब वस्तुओं का विनिमय होता है, यानी उनको बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तब उस अवस्था में उसके बदले जो राशि दी जाती है, पेड की जाती है, उसको बोला जाता है, उसका कीमत बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। तो इसमें जिस दाम पर या जिस प्राइस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। और जिस प्राइस पर कोई भी वस्तु बेची जाती है उसको सेल प्राइस बोलते हैं। अब इसमें देखा जाता है कि जब इस प्रक्रिया में किसी भी वस्तु का जो सेल प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस से यदि ज़्यादा हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, तो वहाँ लाभ होता है। और जब वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो वहाँ हानि होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो लाभ होता है, लाभ बराबर लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इसी तरह से हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। और इसी के द्वारा हम लोग लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। और इसी के आधार पर हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य के आधार पर ही निकाला जाता है। इन दोनों फार्मूले में हर में देखेंगे क्रय मूल्य रहता है। तो ये हो गया लाभ और हानि और उनकी प्रतिशतता के बारे में। फिर उसके बाद कीमत बताएं, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट या प्राइस कहते हैं। तो ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस। तो उसी के आधार पर लाभ और हानि निर्धारित किया जाता है। तो ये रहा इन सभी के बारे में सामान्य जानकारी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में हम लोग जानेंगे और उन प्रश्नों में रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण या दो चर में रैखिक समीकरण की सहायता से इसका हल प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक ₹200 मासिक बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय बताइए। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे कि इसमें मासिक आय का अनुपात दिया है, फिर इसके बाद मासिक खर्च का या मासिक व्यय का अनुपात दिया है। तो दोनों को
जो अनुपात है उसी की टर्म्स में मान लेंगे कि मान लीजिए मासिक आय यक्स मानेंगे तो 9x एक मानेंगे, दूसरे का 7x, और मासिक व्यय इसका 4y मानेंगे तो इसका 3y मानेंगे बी का। तो इसी तरह से मान लेते हैं कि माना ए तथा बी का मासिक आय अब एक मानेंगे तो रुपया कितना हो जाएगा 9x तथा रुपया 7x, और उनके खर्चे या मासिक व्यय क्रमशः, अब इसको y में मानेंगे तो हो जाएगा 4y तथा रुपया 3y है। इस तरह से इसमें मानेंगे। और आगे करें, यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे कि जो बचत होगा, जैसे मासिक आय इतना इनकम है और कितना खर्च करता है, इतना खर्च करता है, तो मासिक बचत कितनी होगी, इसमें से दोनों घटा देंगे। तो यहां से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार प्रत्येक की मासिक बचत 200 रुपये है। जैसे एक मासिक आय माने हैं 9x और मासिक व्यय माने हैं 4y, तो ये मासिक आय में से मासिक व्यय घटाएंगे तो वही बचत होगा, यानी 9x माइनस 4y बराबर कितना बचत है 200। तो ये समीकरण हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरे शर्त में लिखेंगे b का कितना बचत हो जाएगा, 7x है आय और व्यय हो रहा है 3y बराबर बचत हो जाएगा 200। ये समीकरण हो जाएगा सेकेंड। अब इन दोनों को, फर्स्ट और सेकेंड को हल करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सवाल में हमको पूछा है प्रत्येक की मासिक आय निकालिए। मासिक आय के लिए हमको किसका मान चाहिए, x का मान। तो पहले x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे। तो किस तरह से एलिमिनेट करेंगे कि इसके कोफिशिएंट बराबर हो जाए और घटा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो इसमें 3 को गुणा कर देंगे, इसमें 4 गुणा कर देंगे, बराबर बराबर आ जाएगा 12। इसमें लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3 तथा 2 गुणे 4 से। 3 का इसमें गुणा करिए, कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27x माइनस 12y बराबर 3 का गुणा इसमें 600। ये समीकरण थर्ड हो जाएगा। फिर इसमें 4 का गुणा करेंगे सेकेंड वाले में, 4 सते 28x माइनस 12y और ये 4 दूना 800। ये समीकरण कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा, यहां से लिखेंगे समीकरण 4 से 3 को घटाने पर घटा देंगे तो 28 में से 4 में से 3 घटाना है तो 28 में से 27 घटेगा, x आ जाएगा, ये घटेगा 0 हो जाएगा, 800 में से 600 घटेगा 200 आ जाएगा, यानी x का मान 2 आ गया। इसलिए उनकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, यहाँ से लिख लें, इसलिए a की मासिक आय बराबर हो जाएगी कितना, a का मान है 9x माने हैं रुपया 9x है, तो इसमें गुणा कर देंगे 9 गुणे x का मान कितना है 200, कितना आ जाएगा 1800 रुपये आ जाएगा। फिर इसके बाद b की मासिक आय निकालेंगे तथा b की मासिक आय बराबर रुपया कितना माने हैं 7x, इसमें लिख देंगे 7 गुणे 200 यानी कितना हो जाएगा 1400 रुपये हो जाए। तो ये आएगा, इस तरह से हल करेंगे। ए का मासिक आय 1800, बी का 1400 रुपये। अब इसमें अगला प्रश्न है, एक व्यापारी 4 बोरे चावल और 10 बोरे गेहूं 3600 रुपये में क्रय करता है।
चावल को वह 10% लाभ पर और गेहूं को 2% हानि पर बेच देता है। यदि उसे संपूर्ण लाभ 120 रुपया हुआ हो तो एक बोरे चावल तथा एक बोरे गेहूं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस जिसको कहते हैं, यानी खरीदा हुआ मूल्य। तो एक बोरे चावल और एक बोरे गेहूं का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो उसको मान लेंगे, माना यहाँ पर हल किया जाएगा, माना एक बोरे चावल एक बोरे चावल तथा गेहूं का क्रय मूल्य x रुपये तथा y रुपये। जब ये क्रय मूल्य इतना हो गया, फिर आगे कहेंगे 4 बोरा चावल खरीदा गया और 10 बोरा गेहूं खरीदा गया, दोनों का क्रय मूल्य मिला के 3600 रुपये है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एक बोरे चावल का क्रय मूल्य कितना माने है, यक्स माने हैं। तो 4 बोरे चावल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 बोरे चावल का क्रय मूल्य, चावल का क्रय मूल्य, एक का यक्स है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 यक्स हो जाएगा। तथा इसी तरह से 10 बोरे गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 बोरे गेहूं का क्रय मूल्य, एक बोरा गेहूं का क्रय मूल्य कितना माने हैं, y रुपये। तो 10 बोरे गेहूं का क्रय मूल्य कितना होगा, 10 y हो जाएगा। प्रश्नानुसार यहां मान लेंगे, प्रश्नानुसार कि दोनों का मिला के क्रय मूल्य कितना है, 3600 रुपये। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4x प्लस 10y बराबर 3600। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना इसमें कॉमन हो सकता है, 2, कितना हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 2, इसमें से निकल जाएगा 1800 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर चावल को 10% लाभ पर बेचेगा तो कितना लाभ होगा उसको निकाल सकते हैं। फिर गेहूं को 2% हानि बेचता है तो कितना हानि होगा उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे हम लोग जो 4x है, रुपया 4x पर 10% की दर से लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 10% लाभ है तो 4x का कितना हो जाएगा, 10% यानी 10/100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 119 से कैंसिल हो जाएगा, 4/10 यानी 2/5 हो जाएगा, 2x/5 हो जाएगा। फिर इसके बाद उस पर हानि है गेहूं के बोरे पर, तो गेहूं का कितना मूल्य है, 10y रुपये पर कितनी हानि है, 2% की दर से हानि कितनी हो जाएगी, दर से हानि बराबर हो जाएगा रुपया 10y है, और गुणे इसका कितना प्रतिशत, 2% यानी 2/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 119 से कैंसिल हो जाएगा, 2/10 यानी 1/5 हो जाएगा, रुपया हो जाएगा y/5 हो जाएगा। तो लाभ हुआ 2x/5 का और हानि हुआ y/5 का। तब भी वो कह रहा है कि यदि उसे संपूर्ण लाभ 120 रुपये है, नहीं लाभ वाला ज़्यादा होगा हानि वाला कम है, इसीलिए संपूर्ण लाभ कितना होता है 120 का। इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, 2x/5 माइनस y/5 बराबर 120 हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे, 5 लसा लेंगे उधर भेज देंगे, यानी 2x माइनस y बराबर हो जाएगा 12×5 = 60 यानी 600 हो जाएगा। ये आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके x y का वैल्यू निकालेंगे तो वही उनका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कैसे हल करेंगे,
इसको हल करेंगे, देखिए 2x ये कोफिशिएंट बराबर है x का, घटा देंगे आ जाएगा मान में, तो कर देंगे समीकरण 1 - 2 से, यानी 1 में से 2 को घटाने से, 1 में से 2 घटाएंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6y हो जाएगा बराबर 1800 में 16 से घट जाएगा, कितना आ जाएगा 1200, इसलिए y बराबर आ जाएगा 6 का इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो y का मान 200 आ गया, तो किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे, तो समीकरण 2 में ही रख दीजिए। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, कितना हो जाएगा 2x - y, तो y का मान है 200 बराबर 600, इसलिए यहाँ से कितना आ जाएगा 2x बराबर 200 को उधर भेजेंगे, पक्षांतर हो जाएगा 800 हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 800/2 यानी 400। इसलिए निकाल लेंगे 1 बोरे चावल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 बोरे चावल का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना माने हैं x माने हैं, तो x का वैल्यू निकालने हैं कितना 4, तो कितना रुपया हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा। इसलिए तथा 1 बोरे गेहूं का क्रय मूल्य, गेहूं का क्रय मूल्य कितना माने y, तो y का मान निकाले हैं आया है 200, यानी 200 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। अब इसमें अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपये की पूंजी लगाई, इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज रुपया 8,300 मिले तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। तब इसमें क्या मानेंगे कि जो 75,000 रुपये है उसका 2 भाग किए, एक भाग पर 12% वार्षिक ब्याज मिला, दूसरे पर 10% मिला, और दोनों का ब्याज मिला के 8300 रुपये है, यानी 8,300 रुपये है। तो दोनों का मान निकालना है कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया था। तो इसमें मान लेंगे, हल करेंगे, तो हल करेंगे माना व्यक्ति ने 12% वार्षिक दर पर x रुपये तथा 10% की दर पर y रुपये लगाए, ये मान लेंगे इसमें। तो जब x रुपये एक पर लगाए जिसमें 12% है ब्याज और जो y है उस पर 10% है, तो दोनों भाग x और y मिलाकर कितना आना चाहिए 75,000 रुपये आना चाहिए, क्योंकि इसी में से 2 भाग किया गया है। यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 75,000। ये समीकरण 1 बना लेंगे फर्स्ट। फिर इसके बाद आगे लिखेंगे x रुपये पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा कि वही ब्याज बराबर है मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन x है गुणे दर 12% गुणे समय 1 वर्ष बटे 100 कर देंगे। इसको हल करेंगे तो 12x/100 हो जाएगा।
इसको 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 6x/50 हो जाएगा। इतने रुपए आ जाएंगे 6x/50। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3x/25 रुपये हो जाएगा। उसके बाद फिर y पर निकालेंगे कि रुपया जो y है, y पर कितना प्रतिशत दर है, 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज बराबर वही फार्मूला निकालेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना है, y गुणे दर 10% गुणे समय 1 वर्ष बटे 100, कितना आ जाएगा 10y/100 हो जाएगा, कटेगा यानी y/10 हो जाएगा सीधे, इतना रुपये हो जाएंगे। तो इस पर 12% पर उतना ब्याज मिला और 10% पर इस पर इतना ब्याज मिला, दोनों का मिला के कुल वार्षिक ब्याज कितना दिया है, 8300 रुपये। तो प्रश्नानुसार लिख सकते हैं हम लोग क्या, यही दोनों राशि पर जो ब्याज मिला है उसी का योग करेंगे तो 8300 आना चाहिए, यानी 3x/25 प्लस y/10 बराबर 8300। अब यहां से इसको हल करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको भाग देंगे, 2 बार में आएगा, 2 3 6x प्लस इसमें कितना हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 8300। अब यहाँ से हल करेंगे इसको तो 6x प्लस 5y बराबर 50 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 शून्य और बढ़ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अब 5/40 41,000। अब ये इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा। अब ये फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि जब कोफिशिएंट बराबर होगा तो कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 में यदि 5 का गुणा कर दें तो हो सकता है इसमें कितना हो जाएगा 5x और यहाँ कितना हो जाएगा 5y बराबर इधर 5 का गुणा हो जाएगा, कितना शून्य हो जाएगा 3 शून्य ही है, 5 का गुणा इसमें हो जाएगा 25, 2 5 7 35, 2 37 हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड बनाना। अब इसमें दोनों को घटाएंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो घटाने पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे घटाने पर ये 6x में से 5x निकल जाएगा, कितना बचेगा x, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे 3 शून्य इधर बचेगा, फिर ये 5 में से भी 1 शून्य बच जाएगा, ये 11 है, 11 में से 7 जाएगा 4 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 40,000। अब x का मान किसी भी समीकरण रख देंगे, समीकरण 1 में यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 75,000 माइनस 40,000 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से निकाल देंगे आ जाएगा 35,000 आ जाएगा। 75,000 में से 40 से घटाएगा 35,000 आ जाएगा। तो x y का मान निकल गया। तो इस तरह से आ गया आंसर हम लोगों का कि व्यक्ति ने 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितना रुपए लगाया, यहाँ से लिख देंगे अतः 12% की दर पर लगाया गया धन कितना हो जाएगा, यक्स माने उसको, तो यक्स का मान कितना हो निकला 40,000, तो यह आ जाएगा 40,000 रुपये। फिर उसके बाद तथा कितना पर 10% की दर पर 10% की दर पर लगाया गया धन कितना माने है y, तो y का मान कितना निकाले हैं 35,000, तो ये आ जाएगा 35,000। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से हल किया जाता है।
अगला इसमें प्रश्न है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को पूरा करने में एक पुरुष या अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो इसको कैसे हल करेंगे कि इसमें अलग अलग एक एक महिला या पुरुष द्वारा मान लेंगे कि क्रमशः x दिन में पूरा होता है और पुरुष द्वारा y दिन में पूरा होता है। तो यहाँ हल इसका करेंगे इस तरह से, लिखेंगे माना एक महिला द्वारा लिया गया समय x दिन तथा पुरुष द्वारा y दिन है। यानी एक महिला द्वारा x दिन लगता है और एक पुरुष द्वारा कितना दिन लगता है, y दिन लगता है। तो जब इसमें कहेंगे कि महिला जब x दिन में काम पूरा कर देती तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x भाग करेगी। और एक पुरुष यदि y दिन में काम पूरा कर देता है तो एक दिन में कितना भाग करेगा, 1/y भाग करेगा। तो इसी तरह से इसमें कहते हैं कि नहीं कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को कितने दिन में करती हैं, एक साथ साथ 4 दिन में करती हैं। तो इसका मतलब 4 दिन में 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर 1/4 भाग ही काम करेंगे, एक दिन में करेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार कहेंगे कि जैसे एक दिन में कितना काम करेगी, एक महिला x दिन में पूरा काम कर देती तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x। तो कितनी महिलाएं माने हैं, 2 महिलाएं, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। यानी 2 महिलाओं द्वारा एक दिन का कार्य इतना होगा, प्लस 5 पुरुष का, तो जो पुरुष है y दिन में काम पूरा कर देता है तो एक दिन में कितना भाग करेगा, 1/y भाग। कितने पुरुष हैं, 5 हैं, तो 5 पुरुष कितना भाग करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। तो ये महिला द्वारा किए गए काम का भाग है, ये पुरुष द्वारा किए गए काम का भाग है, बराबर कितना हो जाएगा, 4 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना भाग करेंगे, 1/4 करेंगे। तो ये समीकरण हमको प्राप्त हो सकता है उससे। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/x और ये 5/y बराबर 1/4। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर उसके बाद प्रश्नानुसार उसमें दिया है जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, तो 3 महिला द्वारा एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3/x हो जाएगा। अब प्लस 6 पुरुष द्वारा एक दिन का काम कितना होगा, 6/y बराबर कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक मतलब एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/3 होगा। तो दोनों के द्वारा एक दिन का किया गया काम का जो योग होगा वह 1/3 भाग आएगा। तो यहां से हल करेंगे इसको, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं या इसी तरह से छोड़ दिया जाए। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड के को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, बस वही हो जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि इसका कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, तो एक्स का कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, समीकरण 1 में 3 को गुणा कर दें, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर सकते। देखिए कैसे होगा, यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 गुणे कितना 3 और समीकरण 2 गुणे 2 कर देंगे। तो समीकरण 1 में 3 को गुणा करेंगे कितना होगा, 6/x हो जाएगा, प्लस 15/y हो जाएगा, बराबर 3 को उधर करेंगे 3/4 हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। फिर जब सेकंड में 2 का गुणा करेंगे, सेकंड ये 2 है तो कितना हो जाएगा 6/x, इधर 2 करेंगे 12/y बराबर इधर 2 करेंगे 2/3। ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा देंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर समीकरण 3
-4 से 3 में से 4 को घटा देंगे तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। ये 15/y बराबर -12/y तो कितना हो जाएगा, 15 में से 12 हो जाएगा 3/y हो जाएगा बराबर इधर 3/4 -2/3 3/4 -2/3। यहाँ से इसको हल सॉल्व करेंगे 3/y बराबर एलसीएम आ जाएगा 12, 4 के 12 3 तिली के 9 हो जाएगा -3 चौके 12 4 दूना 8, यानी आ जाएगा 3/y बराबर 1/12। इसलिए y बराबर आ जाएगा कितना 12 3 36 आ जाएगा। y का मान 36 आ गया तो किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर है तो 2/x हो जाएगा प्लस 5/y कितना होगा 36 बराबर 1/4। तो यहाँ से हल करेंगे इसको 2/x बराबर हो जाएगा 1/4 -5/36। यहाँ लौसा कितना आ जाएगा 4 और 36 का लौसा आ जाएगा 36 ले लेंगे, 4 9 36 9 -5 हो जाएगा, ये 2/x हो जाएगा। तो 2/x बराबर ये 9 -5 यानी 4/36 हो जाएगा, 4/36 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 से 36 कट जाएगा 1/9 हो जाएगा, यानी 2/x बराबर कितना हो जाएगा 1/9। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा होगा 9 दूना 18। तो इस तरह से एक महिला द्वारा किया गया कितने दिन में काम पूरा करेगा 18 दिन में, और पुरुष द्वारा y का मान निकालने कितना 36 दिन। यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए अकेली महिला तथा पुरुष द्वारा क्रमशः कितने दिनों में x का मान निकालना है, x का मान कितना है 18, तो कितने दिन में पूरा करेंगे 18 दिन, तथा y का मान निकाले हैं 36 दिन में काम को पूरा करेंगे, काम को पूरा करेंगे। इस तरह से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को इस प्रकार हल करते हैं। तो हम लोग इन्हीं मुख्य 4 प्रश्नों के आधार पर, या ऐसे ही प्रश्न इस प्रश्न से या इस प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों को उनके मुख्य यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर उसमें x और y वेरिएबल्स मानेंगे और लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, रैखिक समीकरण, और उन रैखिक समीकरणों को हल करके संबंधित प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।